बिहार तक मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अररिया से बीजेपी के सांसद ने दावा कर दिया है कि जेडीयू के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्द बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी करने जा रही है। कुल मिलाकर कहा यह जाए कि जेडीयू में कई बागी बीजेपी को मिल गए हैं और उसके बाद बिहार में बड़े खेल का दावा या सत्ता परिवर्तन का दावा बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया है। चलिए इसी पर हमारे साथ आलोक पांडे भी जुड़े हुए। आलोक जी, बातचीत हो रही थी जब जेडीयू और आरजेडी ने हाथ मिलाया तो लगा कि भाई अब इनका मर्जर होगा, इस तरह की बातें हो रही थी कि नीतीश पीएम दावेदारी के लिए दिल्ली जाएंगे, तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। लेकिन इन सब बातों से इतर अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर बयानबाजी, छीटाकशी और एक दूसरे की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जो है बातचीत दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है, और जिससे साफ पता लग रहा है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन का सीधा अभाव है। ना सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई हुई और न ही चंद्रशेखर की पर कार्रवाई के मूड में तेजस्वी यादव है। ऐसे में आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या वाकई बिहार में बड़ा खेल होगा जैसा दावा कर रहे हैं बीजेपी के अररिया से सांसद? सुकन्या, मैं जब से आपके साथ डिबेट में हूं, मैंने शायद 4 या 5 बार ये कहा है। आपको याद होगा, अभी आप तुरंत कहेंगी कि बिहार 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जाएगा, बीजेपी और आरजेडी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद मैं 5वीं बार कह रहा हूँ। और जेडीयू टूटेगी, कुछ आरजेडी के साथ जाएगी, कुछ बीजेपी के साथ जाएगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये टूटन फूटन मच जाएगी। मतलब ये समझिए कि जब कोई नेता इस तरह का बयान देता है, जेडीयू क्यों कहेगी कि बीजेपी टूट जाए या जेडीयू टूट जाएगी? जिस दिन टूटने वाली होगी उस दिन भी नहीं कहेगी कि हम टूटने वाले हैं। भाई कोई पार्टी का प्रवक्ता ये थोड़ा नहीं कि हम टूटने वाले हैं। रही बात नीतीश की इंजीनियर की, कि इंजीनियर और टाका बहुत बढ़िया लगाया, बिल्कुल सही बात। नीतीश ने 2 टाके लगाए। एक टाका लगाया है अपनी पार्टी जेडीयू पर, नंबर 1 की पार्टी को नंबर 3 का बना दिया। अब इससे बढ़िया टाका क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया टाका लगाया है इंजीनियर साहब ने, बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया है, मजा आ गई ऑपरेशन, सब मुस्कुराए। 50 के नीचे विधायक आ गए। अब देखिए क्या बढ़िया काम किया। दूसरा टाका लगाने जा रहे हैं अपनी पार्टी दोबारा, वो फिर ब्रेक होने वाली है, फिर क्रैक होने वाली। आप समझिए नीतीश कुमार जी जो बार बार दल बदल करते थे ना, बिन पेंदी के लोटा, लालू यादव वाली बात, कभी इधर लुढ़क गए, कभी उधर लुढ़क गए। इस चक्कर में इनका पानी निकल गया, पूरा लोटे में पानी बचे नहीं। वो वोट रूपी जो पानी है बिहार में, वो तो बचा नहीं इनके अंदर। अब खाली लोटा, चाहे इधर लुढ़के चाहे उधर लुढ़के, क्या फर्क पड़ता है इनका? और मैं संतोष जी की इस बात से सहमत हूँ, संतोष जी की, कि रिटायरमेंट लेना चाहिए। बहुत पहले कहा था मैंने, 6 महीने हो गए नीतीश कुमार जी को। अब भीष्म पितामह बनने का जो है बिंधे तीर पड़े रहे जो है वहां पर युद्ध मैदान में। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये बात जो अनऑफिशियल बीजेपी के नेता ने कही है, ये जो है रामायण को लेकर आप देखिए। एक चीज और कह दूं, कहते बाद में इसको आगे जोड़ूंगा। बिहार को मैं कमंडल से मंडल की तरफ भी जाते देख रहा हूँ, बहुत तेज नहीं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है। बिहार में अगर जेडीयू कह रही कि उन्हें हिंदू धर्म त्याग देना चाहिए और कांग्रेस कह रही कि बहुत गलत बयान दिया है, इसका मतलब है कि वो जो जातीय बंधन था कि धर्म असर नहीं करता था बिहार में राजनीति में, वो चीज कमजोर हुई है। धर्म पर भी लोग बोलने लगे। हाँ, ये बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, लेकिन शुरुआत तो है। वरना याद रखिए, वो अटल बिहारी और आडवाणी के समय की रथ यात्रा में भी लालू यादव ने बिहार में रोक दिया था धर्म को। लेकिन इस बार कम से कम लोग खुल के आ रहे हो, ये कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म त्याग दीजिए अपने ही मिनिस्टर के खिलाफ। ठीक है, वो आरजेडी की अपने अंदर की लड़ाई हो सकती है, आरजेडी जेडीयू की लड़ाई हो सकती है सुकन्या, लेकिन मैं इसको बड़ा संकेत मानूंगा। तो मैंने जब उनका बयान सुना तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि अरे, ये तथाकथित सेकुलर पार्टी बोल रही है। सेकुलरिज्म को, ये जो जेडीयू के हमारे प्रवक्ता लव जी कह रहे थे कि हमें पंथ निरपेक्षता को पकड़ना है और बिहार से या भारत से हमें सांप्रदायिक पार्टियों को निकालना है, ये बयान पंथ निरपेक्ष पार्टी का मुझे तो नहीं समझ में। पंथ निरपेक्षता का तो मतलब हिंदू धर्म को गाली देना और एक दूसरे धर्म का समर्थन देना, यही तो भारत में फैशन रहा है पिछले 40 सालों में। हिंदू धर्म का समर्थन देना, ये पंथ निरपेक्षता, ये तो नई पंथ निरपेक्षता है बिहार में। सर मैं बोल लूं सर आपका? जी जी। अब रही बात यह है कि जो बिहार किस तरफ जाएगा, मैंने आपके उसमें कहा था, या तो 2023 में नीतीश मैक्सिमम मुख्यमंत्री है, मैं 24 में नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं देखता। अब वो जबरदस्ती हटाए जाएंगे या वो पदत्याग स्वयं करेंगे। आरजेडी के पास
पास इतना पेशेंस नहीं है। आरजेडी के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के पास हो सकता है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं के पास, आरजेडी के विधायकों के पास अब धैर्य नहीं है। याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता गेन कर ली थी, चाचा भतीजे वो भी थे। तो बिहार के नए चाचा भतीजे हैं यहाँ, जो नीतीश कुमार है वो जलालुद्दीन खिलजी है, और जो तेजस्वी यादव है वो अलाउद्दीन खिलजी। चाचा को पदच्युत होना है, या तो रिटायर हो या पदच्युत किए जाएंगे। राजनीतिक हत्या इनकी भी होगी, ऐसा मेरा मानना है। सुकन्या, ज्यादा समय नीतीश जी के पास मैं देखता नहीं हूँ। राजनीति में आप तभी सर्वाइव करते जब आपका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक जो नोटिस पे लो। इस समय नीतीश जी का वोट बैंक भी खिसक रहा है। 17 में से 14 साल आप बीजेपी के साथ रहते हैं, अचानक फिर छोड़ करके भाग जाते हैं आप, और लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को समर्थन में नहीं लेते हैं। अब वो जो आपने सुकन्या का बहुत बड़ी बात है, नोटिसबल है कि सबको विधायकी का टिकट चाहिए। विधायकी का टिकट सबको मिलना नहीं, तो जो वर्तमान विधायक वो तो जाएगा ना कि कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढ ले, और सुरक्षित ठिकाने में वो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसके साथ वो 14 साल रहा, जो केंद्र में सत्ता में है। बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी है, वो भी थोड़ी सीटों से दूसरे नंबर की पार्टी है, कोई बहुत ज्यादा अंतर से नहीं है दूसरे नंबर की पार्टी, 50 सीटों का अंतर है दूसरे नंबर में होने पर। जिसने अभी बिहार की विधानसभा के उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो जेडीयू के 140-50 सीटों पर लड़ करके जो आरजेडी है उसको 79 स्ट्राइक रेट तो आरजेडी से बेहतर ही है बीजेपी का। और वैकेंसी, सबसे बड़ी बात वैकेंसी है बीजेपी के पास, जो बड़ा संयुक्त रहा है जेडीयू वो साथ हो चुका है, उनको उम्मीदवार चाहिए, टिकट है उनके पास, वैकेंसी है, सीट खाली है, और ऐसे में कैंडिडेट वो तो जगह देखेंगे, और यही वैकेंसी जेडीयू में आगे चलकर कम होने वाली। लव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। लव जी, क्या आप बीच में बोलना चाह रहे थे? बात पूरी कर लीजिए जी। यहाँ चर्चाओं के बाद एक नई संभावना को संतोष सिंह जी ने जन्म दे दिया है। कहा है कि नीतीश की बीजेपी के साथ संभावनाएं खत्म नहीं हुई है, पार्ट 3 भी देखने को मिल सकता है लोगों को। नीतीश और बीजेपी का, जेडीयू और एंड बीजेपी का सीक्वल 3 भी हमें दिखाई दे सकता है। हम यहाँ महाराष्ट्र की सीक्वल 2 की बात कर रहे थे, यहाँ पर नए सीक्वल की तरफ इशारा किया है संतोष जी ने। आपको क्या कुछ लग रहा है, बताइए। सुकन्या जी, संतोष जी के पहले भी मैं कह चुका हूँ आपके चैनल में, आपके साथ और दूसरे लोगों के साथ भी, कि मैं 2024 में जेडीयू को बीजेपी के साथ देख रहा हूँ। मुझे लगता है मैं 4 महीने से कह रहा हूँ। 4 महीने पहले जी कोई नहीं मान रहा था कि मैं बार बार जी। जनरली हर मुद्दे पर आप दोनों की राय अलग होती है, आपकी और संतोष की, लेकिन आपकी और संतोष जी की अगर राय मिल जाए तो बात थोड़ी प्रमाणित लगने लग जाती है। जी वो बात चलिए कि होगी, ऐसा मुझे लगता है जब ये दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक विचारधारा में कॉमन हो जाए तो उसकी संभावना बढ़ जाती है होने की। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीति एक बहुत क्रूरल चीज है। जैसे कि चाणक्य ने एक बात कही थी घनानंद के मैटर में, मुद्रा राक्षस से। बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसको बताना जरूरी। मुद्रा राक्षस से कहा था चाणक्य ने कि तुम घनानंद को मगध समझ रहे हो, मगध घनानंद नहीं है। इसी तरीके से नीतीश कुमार बिहार नहीं है कि नीतीश नहीं तो बिहार नहीं। नीतीश कुमार एक व्यक्ति है, नीतीश कुमार एक व्यक्ति है, बिहार नहीं है कि नीतीश नहीं होंगे तो क्या होगा। अरे जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे तो देश क्या खत्म हो गया क्या? इंदिरा जी नहीं रहे तो देश खत्म हो गया क्या? जो व्यक्ति जन्मा है वो मरेगा ही। राष्ट्र अजर अमर है, राष्ट्र तो रहेगा ना। तो ये गलतफहमी पाल लेना, जो इसीलिए हमने चाणक्य कोट किया है, उसी भूमि पर कहा है, पटना की भूमि पर मुद्रा राक्षस से आचार्य चाणक्य ने। इसलिए ये जिसको गलतफहमी हो कि नीतीश कुमार के बगैर कुछ नहीं होगा, हर एक व्यक्ति का एक्सपायरी डेट आता है। नीतीश कुमार जी का एक्सपायरी डेट आ गया है बिहार में। वो इतना तब भी है, कहते ना कि जिंदा आधी लाख का मरा 1.25 लाख का। तो नीतीश कुमार जी अगर कमजोर है, मतलब मरासत कहना उनका ठीक नहीं कहावत में, लेकिन फिर भी वो कमजोर रहते हुए भी 1.25 लाख के तो हैं, जिंदा अगर लाख के तो वो इतना प्रभाव डालते हैं, ये बात अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जलालुद्दीन खिलजी, नीतीश कुमार अगर जलालुद्दीन खिलजी नहीं बनना चाहते तो अपने भतीजे से उन्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं अलर्ट रहेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे यही किया था बिल्कुल मध्य प्रदेश बॉर्डर में, जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन काट दी थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी गले मिला
अपने चाचा को साउथ इंडिया से जीत करके अनाप शनाप दौलत लेकर के आया था और चाचा से गले मिलने में उसके साथ ही गर्दन काट दी। और कहते हैं कि जब गर्दन से खून रिस रहा था तो उसने अपने मुकुट उठाया और अपने सर में रख लिया चाहते ही गर्दन से। तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, इतिहास गवाह है। चाणक्य ने इसी पटना की भूमि पर जो राज्य विरोधी था वो कोई जीवित नहीं बचा था। आचार्य चाणक्य स्वयं कहते हैं जो राज्य के लिए युक्त संबंध था केवल उसी को जिंदा रखा। चाय नाश्ता खाना पीना बच्चों को दूर राज्य प्रमुख होना परेशान मत करो। और राज्य के लिए अगर नीतीश कुमार उपयोगी है तो उनका राजनीतिक करियर जीवित रहेगा। अगर नीतीश कुमार जी राज्य के लिए ही उपयोगी नहीं रह जाएंगे तो राज्य उनका जीवित करियर क्यों जीवित रखेगा? अभी तक वो उपयोगी थे, लेकिन आप देखिए बिहार में लाठीचार्ज उनको पता नहीं, वहाँ किसानों पे लाठीचार्ज उनको पता नहीं, रामायण पर इतना अपमानजनक बात उनको पता नहीं। तो नीतीश कुमार इसके पहले इतने निरीह कभी नहीं दिखे। निरीहता शब्द का प्रयोग करता हूँ मैं, वो निरीह है। लेकिन ये कहते हैं कि उपयोगी नहीं है तो मैं इससे सहमत नहीं, उपयोगी है लेकिन निरीह उपयोगी है। तो नीतीश कुमार के लिए एक शब्द है निरीह बट उपयोगी। तो ये है क्योंकि कोई व्यक्ति अचानक बनता नहीं, अचानक समाप्त नहीं होता। नीतीश कुमार जी भी धीरे धीरे समाप्त होंगे, लेकिन आज की डेट में 2024 में नीतीश कुमार जी का कोई उपयोग नहीं है। मैं नहीं मानता और मैं ये भी नहीं मानता कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ 2024 में नहीं जाएंगे। हम तो पिछले 4-6 महीने चिल्ला रहे हैं आपके चैनल में, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कि नीतीश कुमार को मैं बीजेपी के साथ देखता हूँ। अब ये तय आरजेडी को तय करना है क्यों कितना % एक्टिव अपना है। अगर जरूरत से ज्यादा अपना नीतीश कुमार 24 के पहले ही चले जाए, उन्हें तो 25 में जाएंगे। बिल्कुल। आलोक जी, एक सवाल आपसे ये भी कि नीतीश कुमार जो है केंद्र में भूमिका की उम्मीद लेकर बीजेपी का साथ छोड़ कर आए थे, लेकिन केंद्र में कोई भूमिका मिलनी तो दूर की बात है, यहाँ सीएम की कुर्सी पर भी जो है तैयार बैठे दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव उस कुर्सी पर बैठने के लिए। तो ऐसे में सीधा दिखाई दे रहा है कि अब नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ जाकर कुछ खास नहीं हासिल हो रहा है। तो अगर हम कंफर्ट जोन की बात करें तो क्या महागठबंधन में अभी आपको नीतीश कुमार ताजा परिस्थिति में कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहा। यही एक कारण है, जितना ज्यादा आरजेडी दबाव बनाएगी उतना उनका नीतीश कुमार का कंफर्ट टूटेगा और वो 17 साल से कंफर्ट में रहने की उनको आदत है। और बीजेपी पलक पाले खड़ी हुई 2024 की वजह, क्योंकि उन्होंने 40 में से 39 का स्वाद चख चुके हैं इनके साथ रह करके, 40-39 सीटें जीतने का बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी के साथ जाकर के। तो आप समझिए कि वो नहीं चाहते कि बिहार से 10, 15, 20 लोकसभा सीटों का नुकसान हो गया। ऐसा ना कि बीजेपी पर पहुंच में ना पाए केंद्र में। एक चीज और जोड़ दूं, मेरे यहाँ कहावत है, आधी को छोड़े पूरी को भागे, पूरी मिले ना आधी पावे। देखिए नीतीश कुमार केंद्र की तरफ तब गए थे जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे नहीं थे, तब कुछ एक संभावना दिखती थी कि नीतीश कुमार की केंद्र में एक सहमति बन सकती है उनको लेकर के। लेकिन राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा ने एक ऐसा रिदम नया लेकर के आए हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए कोई केंद्र में बहुत बड़ी जगह दिखती नहीं। और बिहार में वो ये नहीं चाहते कि जब तक वो जीवित रहे, जब तक उपयोगी रहे, तब तक सीएम भी ना रहे। और नीतीश कुमार ये नहीं, डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव, ये नहीं चाहते कि वो ज्यादा वेट कर सके, अलाउद्दीन खिलजी की तरह इम्पेशेंट है। तो बड़ा नीतीश कुमार के लिए इस समय आप उनका अगर ब्रेन टेस्ट कराया जाए तो बहुत सारे उथल पुथल निकलेंगे। रात में सोचते होंगे यार बीजेपी के साथ जाए कि न जाए, ये चल रहा है। और जाए तो अभी हम जवाब कर दें, क्योंकि अभी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले तो हम आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जाने के लिए सोच रहे हैं। मुद्दा बन रहा है ना, रामचरितमानस का मुद्दा है। बन रहा है। जी। सुधाकर सिंह ने जिस तरह का बयान दिया, कम से कम इस लेवल पर तो कभी भी बीजेपी गई नहीं थी नीतीश के खिलाफ। जी, शिखंडी शब्द बीजेपी ने कभी नहीं कहा। बीजेपी ने शिखंडी कभी नहीं कहा जो सुधाकर सिंह ने कहा, पहला। दूसरा, मैं कभी नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को रामचरितमानस में इतना अग्रेसिव होते हुए किसी भी हिंदू मैटर में मैंने इतना अग्रेसिव होते हुए नहीं देखा कभी। इसका मतलब है कि जेडीयू इस बात की परिचर्चा, इस बात के चिंतन में कर रही है कि बस ये नवासी आ गए उनके भैया। एक लड़की अपने पति से बहुत लड़ी, उसका रोने का मन था, भाई को देख लिया, चटक के रोई कि भैया तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। यही हाल जेडीयू का है। जेडीयू वैसे बीजेपी में जाना चाहती है, लेकिन अब ये रामायण का मैटर, किसानों पे लाठीचार्ज वाला जो रामायण का मैटर है या सुधाकर सिंह का मैटर है, ये ऐसा मैटर है जिसमें वो चटक के रोएगी अपने भैया से। बीजेपी कहेगी भैया तुम आ गए बस ठीक है।
तो आप मानिए भूमिका तैयार हो रही है और 2023 बहुत बड़ा खेला करीब हो, होली के बाद खेला हो जाना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल। विनोद शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए हैं। विनोद जी, देखा जाए तो जेडीयू में 2-3 खेमे हैं जो नाराज चल रहे हैं। एक तो तमाम फॉरवर्ड विधायक सांसद नाराज हैं कि भाई आरजेडी के साथ रहकर वोट लेना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जो जितने भी 2 नंबर के या नंबर ए के बाद जो बी ग्रेड के जो नेता गण नीतीश के बाद जो आते हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जिनको लग रहा था कि नीतीश जाएंगे तो हमारा नंबर आएगा, वो सब एक लाइन से नाराज चल रहे हैं। क्योंकि अगर ये आरजेडी के साथ रहते हैं तो आगे चलकर इनको तेजस्वी का झंडा उठाना पड़ेगा, कोई मौका मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा कुछ और लोगों की भी नाराजगी है जिनको लग रहा है कि हमारा टिकट कट जाएगा। तो कुल मिलाकर नीतीश तो डायसी है ही, लेकिन नीतीश के अंदर भी या जेडीयू के अंदर भी कुछ ना कुछ घमासान चल रहा है, बयानबाजी हम देख रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, आपका आकलन क्या कुछ है, और नीतीश कुमार को सलाह मशवरा आप ऐसी परिस्थिति में क्या देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कि बगैर दूल्हे की भी बारात बीजेपी के पास पहुंच सकती है। नीतीश कुमार जी तो दूल्हा है, तो अगर बारात के सनक गए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा एक तरफ गया और बाराती सारे इधर भाग गए। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार और 1-2 लोग जेडीयू में रहे, बाकी पूरी जेडीयू टूट जाए। ये नीतीश कुमार को अगर खतरा है 6 दिन के लिए जारी किया तो गया फिर है। वो बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि मजबूरी है। पूरी पार्टी अगर या पार्टी के 60-70% लोग बीजेपी के साथ जाने के लिए उसको व्याकुल है, उसको याद कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो इतने भी मूर्ख नेता नहीं है। और इधर आरजेडी उसको अनकंफर्टेबल कर ही रही है। बिल्कुल। और आलोक जी, अगर 2 लोगों की सलाह पर नीतीश कुमार बीजेपी का पुराना साथ छोड़ सकते हैं, तो 70% लोगों की सलाह पर तो आगे भी बीजेपी के साथ जाने का फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, और उनके लिए बड़ा कंफर्टेबल है कि सारे विधायक कह रहे हैं भाई हमसे गलती हो गई, हमने क्या पता है, और कुछ दिन महीना पता है हम लोग फिर बातें करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। उसमें कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है? चलिए संतोष जी से बातचीत करते हैं। संतोष जी, आपने एक चिंगारी जो थी पुरानी आलोक जी की, उस पर थोड़ा सा पेट्रोल डाला और फिर आग बिल्कुल तेज दिखाई दे रही है। यहाँ पर संभावना बिल्कुल जाग गई है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है पलटी मार सकते हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। देखिए, एक कुछ जवाब हम आलोक पांडे जी को दे फिर कहेंगे कि भाई अब हमको जमीन दिल्ली दिखा रहे हैं। देखिए, आप नहीं, आप जवाब दीजिए, दिल्ली और बिहार की बात ना करिए कि और हो सकता है मेरी बात गलत हो। बस वही कह रहे हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम लोग पत्रकार हैं, हम पब्लिक के बीच में जाते हैं। पलटू राम नीतीश को नहीं बोल सकते, जो आप बोल देते हैं धड़ल्ले, ठीक है ना। आप घनानन उसको नीतीश को कह सकते, लेकिन हम नीतीश को घनानन नहीं कर सकते। हमारे आपके बीच जो जिन मुद्दों को लेकर जो मतभेद रहता है, उसकी वजह क्या है? हम पब्लिक डोमेन से हम बोल रहे हैं, हमें फिर पब्लिक के बीच जाना है। हम स्टूडियो के रिपोर्टर नहीं है, स्टूडियो में हम भी एडिटर हैं, तो हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अब बात देखिए, जैसे सुकन्या ने कही कि अभी बीजेपी पे जाने की बात है, तो जदयू के पास कितने विधायक फॉरवर्ड है? सारे फॉरवर्ड विधायक को तो वहां से चिराग पासवान ने चुनाव हरवा दिया खड़ा करा के। जो जदयू का जो आप कहते हैं मैं कभी बिगड़ा नहीं हूं, मैं बिगड़ूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। मैं आज तक बिगड़ा नहीं हूं, मैं आपका सम्मान किया मैंने। जब मैं बिगड़ूंगा तो बहुत बुरा लगेगा आपको। तो रामचरितमानस को लेकर आप बीजेपी क्यों चुप है? क्योंकि बीजेपी को पता है, विनीत जी भी इस राजनीति को समझिए कि बीजेपी आक्रामक क्यों नहीं है। आक्रामक इसलिए नहीं है कि आज भी बीजेपी को लगता है कि रामचरितमानस को लेकर पूरे बिहार में जो ग्रामीण तबका है, पिछड़ों का हो या दलित का हो या अति पिछड़ों का है, उसमें बहुत ज्यादा लोग कबीरपंथी है। हिंदू बहुत कम है आज भी। ये ना बहस आप मत करिए ना, हिंदू है कि नॉन हिंदू है, तो उसको छोड़िए, हम उसके क्या बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि बिहार में ये सच्चाई है। सुकन्या इन चीजों को समझने की। आलोक पांडे जी से ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। आलोक जी, फाइनल कमेंट। जी नहीं, अब विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बात है। वो मिल जाएगा तो इसो भाग आएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमें लगता है कि जो आपने कहा था कि वो डिप्टी सीएम बना देंगे मोदी जी को, जूनियर मोदी को, तो उतने में भी आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ ना देंगे तो भी नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार, हमने कहा ना कि बगैर बाराती के दूल्हा रहेंगे। जब जेडीयू में कोई रहना ही नहीं चाहेगा तो नीतीश कुमार अकेले क्या करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इनको विशेष राज्य का दर्जा देने वाली है। तेजस्वी यादव इतना गज की है इनको,
इतना गज की है कि इनके पास हिम्मत नहीं है कि आरजेडी से ज्यादा लंबे समय तक रहे। अगर तेजस्वी इसी तरह से गज करे रहे अपने सेनानियों के द्वारा, दबाव बनाते रहे सुधाकर सिंह जैसे लोगों द्वारा, तो नीतीश कुमार के पास ज्यादा विकल्प है नहीं बीजेपी में आने के सिवाय। उनको क्या मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए? बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। पूरे भारत में विशेष राज्य की मांग शुरू हो जाएगी, गरीबी के आधार पर दिया जाएगा और जोग्राफिकल कारणों से दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार की इतनी हैसियत है आज की डेट में राजनीति कि वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मान करके बीजेपी में जाए। उनकी भी समस्या है। मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि नीतीश कुमार भी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी में जाने की। बीजेपी अकेले नहीं कर रही है। नीतीश कुमार भी कल यह डाल रहे थे, सत्ता में आने के 1-1.5 महीने बाद शुरू कर दिए थे और उनको लग गया था कि गलती फिर हो गई है। आलोक, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई सरकारी तरीके से, वो हमने खबर चलाई, उस पर भी हमने चर्चा की है। इसके अलावा नीतीश कुमार को पता है कि अगर सुशील मोदी रहते तो ये नौबत ही नहीं आती। ये सारी बातें तो नीतीश कुमार थोड़ा बहुत हिंट तो अपनी तरफ से दे ही रहे हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए नीतीश कुमार के पास बहुत बार्गेनिंग शक्ति नहीं बची है। वो अंतिम पारी खेल रहे हैं। वो 17 साल से क्या करते रहे? गंगा पहले बहुत साफ थी, उस गंगा साफ होने से आज की गंदी गंगा साफ हो जाएगी क्या? पास्ट का महत्व बहुत नहीं होता जीवन में। पास्ट हमेशा पास्ट होता है। महत्व होता है कि फ्यूचर में कितना उपयोगी है आप। और नीतीश कुमार का फ्यूचर नहीं बचा बिहार में बहुत ज्यादा। जो है वो 1.5 साल का है। जो कुछ खींचना है, जो कुछ अपनी बार्गेनिंग शक्ति है, वो बिहार में यूज कर ले। उससे ज्यादा उनकी शक्ति बिहार में बची नहीं है। लोग हमेशा पास्ट को लेकर के, पास्ट में तो बड़ा जवानी में बहुत खूबसूरत था, तो क्या मैं आज उतना खूबसूरत हूँ? क्या साहब मैं बड़ा खूबसूरत था 15 साल पहले? खूबसूरत थे, आज थोड़ी ना है। नीतीश कुमार बहुत ताकतवर थे, आज है उतना नहीं है। उनके पास भी बहुत विकल्प नहीं है। आरजेडी भी रहे तो दूल्हा अकेले रह जाएगा, बारात भाग के चली जाएगी बीजेपी के साथ। तो इनको अगर बारात के साथ रहना है तो आरजेडी को छोड़ना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं तो फिर अकेले मतलब जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार एंड सन्स 2-4 लोग रह जाएंगे और जेडीयू का मैक्सिमम पोर्शन हट के चला जाएगा बीजेपी के साथ में। जो 2-4 लोग बचेंगे नीतीश कुमार के साथ में वो जाएंगे आरजेडी में। ये भविष्य है। इसलिए नीतीश कुमार के पास बहुत बार्गेनिंग करके, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है बीजेपी बहुत बार्गेनिंग के मूड में नहीं है। नरेंद्र मोदी एंड सन, जिसको हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो पैरों में बिछे हुए हैं नीतीश कुमार के और जो चाहेंगे वो मान लेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कतई नहीं। मैं भी लाइव कह के जा रहा हूँ ये बात, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार इतनी बार्गेनिंग लेने की स्थिति में बीजेपी अब इस मूड में नहीं है। तुम साथ आओगे तो लड़ेंगे, तुम साथ नहीं आओगे तुम्हारी टीम को तोड़कर लड़ेंगे। आ जाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ जाओ तो तुम्हारे जितने लोग हैं उनमें मैक्सिमम तोड़ लेंगे और फिर लड़ेंगे। जेडीयू नीतीश के साथ या जेडीयू नीतीश के बिना, अब नीतीश को तय करना है। क्योंकि अकल संतोष जी, बिहार की राजनीति में या किसी भी राजनीति में लोग लाभ लेने के लिए जाते हैं और नीतीश कुमार के पास अपने विधायकों को बहुत लाभ देने की स्थिति नहीं है। वैचारिक आधार पर थोड़ा जेडीयू में सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लाभ के लिए जुड़े हैं। नीतीश कुमार जब लाभ देने की स्थिति में रहेंगे नहीं तो नीतीश कुमार के साथ कौन जाएगा? क्या हो रहा है नीतीश कुमार का, सबका थोड़ा हो रहा है। आप दूसरी जगह खाना खा लेगा जाके। अरे उसे खाना खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है बाराती को। और जहाँ गिफ्ट मिल जाए चांदी का सिक्का, बहुत अच्छा है। जहाँ पर आलोक जी तस्वीर देखिए, जहाँ पर अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए हैं नीतीश कुमार और अचानक यूं ही नीतीश कुमार कोई काम करते नहीं है। तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कुछ तो बेचैनी है, कुछ तो हलचल है जेडीयू दफ्तर में। स्थिति जरा देखिए कि किस तरीके। जी बिल्कुल। अरे भैया, जो जलालुद्दीन खिलजी हो उसको अलाउद्दीन से डर लगेगा भाई। मैं तो कह चुका हूँ कि मध्यकाल में एक खिलजी शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने सगे चाचा की गर्दन काट के सत्ता ले ली थी। और मैं नीतीश कुमार को बिहार का जलालुद्दीन खिलजी कहता हूँ और तेजस्वी यादव को अलाउद्दीन खिलजी कहता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी से डर नहीं लगेगा? डर लगेगा और डर अच्छा है। नहीं तो नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या कर देंगे तेजस्वी यादव। वो इम्पेशेंट है। तेजस्वी यादव से ज्यादा आरजेडी के लोग इम्पेशेंट हैं। मैं राजनीतिक हत्या की बात करूं, जीवन की हत्या ना मानी जाए उसे। यहाँ पर मैं राजनीतिक हत्या कह रहा हूं क्योंकि मिसकोड हो सकता है। इसलिए राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के लिए जिस दिन खतरा बनेंगे, नीतीश कुमार जी वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। इसलिए सुकन्या जी, मैंने बहुत बार आपसे कहा कि आरजेडी की प्रेजेंट टैक्टिक के ऊपर निर्भर करेगा। जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, बकौल स्टूडियो में बैठ के किताबें पढ़कर मीडिया देख करके,
ठीक है, बकौल उसके जो मेरे पास चिंतन आता है और जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा प्रेशर तो बर्दाश्त करने के आदि है नहीं। अपने गांव की जरूर से ज्यादा अगर ऐसे आरजेडी होगी प्रेशर 3-4 डालेगी हजार। तो वो वापस बीजेपी में जाएंगे। ये मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, जब से वो 5-6 महीने से, जब से वो बीजेपी छोड़े, पहले दिन से कह रहा हूँ कि आरजेडी में जाना उनका गलत निर्णय है, वो पछताएंगे और बीजेपी में लौटेंगे। ये तो मैं उस दिन से कह रहा हूँ जिस दिन बीजेपी में को छोड़ कर गए थे। आरजेडी ने जो भी मतलब नीतीश कुमार को जो भी लगा उस समय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी के सक्रियता से, राहुल गांधी की मजबूती से नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति में मतलब लड़ना, केंद्र की राजनीति की धुरी बनने की संभावना कब हो गई है? जब धुरी बनने की संभावना नहीं बची है तो बिहार के मुख्यमंत्री का पद तो ना छोड़ेंगे वो। अब वो जेडीयू ऑफिस जा रहे विचार कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ज्यादा जल्दी कुछ हो जाए। मतलब क्योंकि जिस तरह से आक्रामकता है रामायण को लेकर, देखो सुकन्या कुछ चीजें देखो, मैं मानता हूं कि मेरे अपने एनालिसिस करने का तरीका अलग है, संतोष जी का अलग है, ठीक है। तो मेरा एनालिसिस करने का तरीका यह है कि रामायण पर जिस तरह से एग्रेशन आया है, ये एग्रेशन छोटा नहीं है। जेडीयू को भी तो माइनॉरिटीज की वोट चाहिए ना, फिर भी अगर वो इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो भी संकेत दे रहे हैं बीजेपी में जाने का। वो ये नहीं कर कि बीजेपी बड़ा पहाड़ा बिछाया खड़ी हुई है, अब वो बीजेपी वो नहीं है। और दूसरा और कह दें, 2029 में मैं नहीं मानता कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री होंगे। मैं जो टीवी चैनलों में कह चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। अमित शाह जी मोदी जी की छाया है, जब तक मोदी जी है तब तक अमित शाह जी है। ये मैं लाइव कह रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार है। और मैं ये बात कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैं कई बार कह रहा हूँ कि अगली बार लड़ाई जो होगी वो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 29 की लड़ाई, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता। अब वो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, मेरा अपना विश्लेषण है। अगर हम लोग हमारी बात सही है तो 29 में हम लोग फिर बतियाएंगे इस विषय में कि मैंने सही कहा था या गलत कहा था। लेकिन आप मान के चलिए कि बीजेपी दो, देखिए मैं बस 30 सेकंड और लेता हूँ, एक बात कहने, बीजेपी दो तरह से प्राण बना है, एक नीतीश के साथ, एक नीतीश के बिना। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो ठीक है, बढ़िया। अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार से जितने असंतुष्ट लोग हैं बीजेपी उन्हें तोड़ लेगी, जितने असंतुष्ट, और तोड़ करके उनको लड़ेगी। और अगर नीतीश कुमार आते हैं तो बात ही ठीक है। तो बीजेपी दोनों में चल, जैसे अभी उपचुनाव हुए ये नीतीश कुमार के बगैर हुए ना। अब आप देखिए अगर कागज में आरजेडी और जेडीयू को मिला दीजिए तो इनको उपचुनाव में टेक्टोनिक रूप से बीजेपी को हराना चाहिए था। आरजेडी जेडीयू जितने प्रतिशत का दावा करती है बिहार में, जितना उनको जातीय गोलबंदी लगती है, बिहार में सब कुछ जाएगी। बाकी बिहार में तो पेट है नहीं, बिहार में तो भूख है नहीं, बिहार में तो धर्म है नहीं, बिहार के लोग तो धर्म मानते ही नहीं, ऐसा लगता है। जो भी बिहार के राजनीतिक पंडित हैं वो कहते हैं, मुझे लगता है बिहार भारत से बिल्कुल अलग है, बिहार की राजनीति अलग है, इसलिए बिहार आज तक सबसे ज्यादा गरीब है, क्योंकि बिहार तो प्रॉस्पेरिटी के लिए काम ही नहीं करता, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन बिहार 1980 तक भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों में था ना, वो भी तो बिहार था। आज के 30-40 साल पहले क्या था बिहार? मैंने अध्ययन से ही जाना है, मैं नहीं जानता बिहार को, मैंने पढ़ के जाना भी, मैंने बिहार को साहित्य से जाना, मैंने बिहार में डूब गया हूँ, इतना पढ़ा मैंने बिहार को, मैं जानता हूँ बिहार को क्या है। लेकिन बिहार को जब केवल ये माना जाता है कि बिहार मतलब जाति, जब माना जाता है कि बिहार मतलब जाति गोलबंदी, तो बिहार के साथ अन्याय किया जाता है। बिहार का मतलब होता है वो बच्चा जो खड़ा हो जाता है, बिहार का मतलब होता है जेपी जो खड़े हो जाते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ। बिहार का ये मतलब मैं जानता हूँ सुकन्या, गरीबी की बात बोला तो भाग्य, बिहार मतलब जेपी है जिसने विश्व की सबसे ताकतवर महिला को धूल चटा दिया था, वो है बिहार। मैं बिहार को तो वो देखता हूँ, मैं बिहार को केवल गरीब और जात में बटा हुआ तो नहीं देखता। बिहार बहुत शक्तिशाली प्रांत है। आलोक जी जरा ये तस्वीर देखिए, क्या इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि कुछ बेचैनी है, कुछ हलचल है? क्योंकि ये दृश्य, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोक जी क्या लगता है? जी नहीं सुकन्या, देखिए नीतीश कुमार जी, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सॉरी टू रिपीट दैट, कि नेता सांस भी लेता है ना सुकन्या, उसका मतलब होता है। और नीतीश कुमार जी तो अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचे, इनका कोई प्रोग्राम तो था नहीं शायद, जहां तक मेरे पास जानकारी है, प्री प्लान्ड। अगर ये जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बदले हुए परिवेश में वो कोई परिचर्चा ना करें। नीतीश कुमार जी, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का कोई भी एक्शन वो प्लान होता है। अब ये जो आज जा रहे हैं, जो मिल रहे हैं, इसके
लगेंगे, 10 दिन 15 दिन में दिखाई देने लगेंगे। तब हम लोग पर चर्चा करेंगे कि यहाँ नीतीश कुमार जी गए थे तो क्या प्लान करने गए। मैं तो कभी भी सोचता हूँ कि मैं इनविजिबल होने की शक्ति अगर मेरे पास हो तो मैं नेताओं के उस मीटिंग में घुस जाया करूँ और वहां देखा करूँ कि ये बोलते क्या है, पता चले कि ये लोग अंदर। हम लोग तो केवल उनकी बॉडी लैंग्वेज से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुकन्या में बस नीतीश कुमार की खास बात ये है कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाते हैं, कहीं तेजस्वी यादव की तरह में, राहुल गांधी की तरह नेपाल में दिखाई नहीं देते हैं। उनके हर मूव में जो है सिर्फ सियासत रहती है, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। और मेरा मानना है कि जो 24/7/365 राजनीति नहीं करता है वो भारत की राजनीति में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव ही नहीं कर सकता। नीतीश कुमार की सर्वाइवल का राज है 365 दिन लगातार काम करना। हम मतलब बहुत सी जो उनको उपासना दे चुके हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस समय उनका डाउनफॉल इसलिए कहूंगा तो हंसेंगे, लेकिन बहुत बार मैंने अगर उनके लिए आलोचनात्मक कही तो बहुत बार अच्छी बात भी कही है। बिहार के नरेंद्र मोदी मानता हूं मैं उनको। अगर भारत के नरेंद्र मोदी वो है तो बिहार के नरेंद्र मोदी वो है। बहुत सिमिलरिटीज भी है, दोनों मेहनती है, दोनों लोग लगातार काम। जी और कम सीट मिलने के बाद भी कुर्सी बचाने का क्रेडिट तो उनको जाता ही है, जाता ही है। सुकन्या, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति बीजेपी की इसमें देखिए नीतीश कुमार से ज्यादा नीतीश अगर रियल में कहें, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बात मैं बायस होके कह रहा हूँ, मैं मतलब वो बता रहा हूँ जो मुझे फील होता, जो मैंने अध्ययन करके सीखा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने में भारतीय जनता पार्टी योगदान रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगदान क्यों रहा? क्योंकि ये माना गया बीजेपी बिहार में कमजोर थी, तो उन्होंने नीतीश कुमार के पीछे चलना उचित समझा। लेकिन जब बीजेपी मजबूत हुई तो भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के पीछे चलना उचित समझा कि ये चीज गलत होगी। बिल्कुल। और साथ ही आलोक जी, बीजेपी ने नीतीश कुमार को इसलिए भी ज्यादा पैम्पर करके रखा कि ऐसी भी संभावना थी कि जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाएगा, क्योंकि नंबर 2 का कोई नेता उनके पास था नहीं। तो उनको लगा कि चलो जब तक मौका देते हैं, खुले हाथ से काम करने देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने आखिरी मौके पर यू टर्न ले लिया, जिससे बीजेपी को भी झटका लगा, उनकी उम्मीदों को भी झटका लगा। बिल्कुल लगा। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस बात को याद रखिए कि पानी का सहज प्रवाह नीचे क्यों, पानी का सहज प्रवाह नीचे क्यों होता है? नीतीश कुमार अगर को जल मान लिया जाए, गंगा जब बहती है सहज प्रवाह की तरफ बहती है, उल्टी नहीं बहती। नीतीश कुमार और आरजेडी का जो प्रवाह है ये विपरीत ध्रुवी, ये नेचुरल नहीं है। नीतीश कुमार नाराज होकर विपरीत प्रवाह में बहने लगे हैं, तो इसलिए नेचुरल प्रवाह तो उनका बीजेपी के साथ। 17 साल में 14 साल वो बीजेपी के साथ। लालू यादव के जंगल राज के अगेंस्ट में वो नीतीश कुमार खड़े। सुशासन बाबू की छवि इसीलिए तो गढ़ी ना कि नीतीश कुमार का जंगल राज। और इस बात को कौन इंकार करेगा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से छुटकारा दिलाया। अपहरण को भी आप देख लीजिए, बिहार की तो छवि बताती है। उद्योग था, अपहरण उद्योग लालू यादव जी के समय में, और तेजस्वी यादव ने उससे छुटकारा पाने की कोशिश भी की। अपने चुनाव में उन्होंने लालू यादव का चेहरा तक हटा दिया, अपना चेहरा रखा, कहीं ना उनको नुकसान हो रहा था ना जंगल राज वाली कॉन्सेप्ट से। तो नीतीश कुमार नैसर्गिक जो उनका अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी है। नाराजगी के कारण या असुरक्षा के कारण या भारतीय जनता पार्टी के उस कैंपेन के कारण जो उन्होंने चिराग पासवान के साथ खेला था बीजेपी। क्योंकि देखिए राजनीति में फ्यूचर में कुछ नहीं होता, प्रेजेंट में सब होता है। जी जरिए दर्शकों को ये भी बता दें कि जहां तक चिराग मॉडल की बात है, मेरी बात खुद, मेरा एक काफी पॉपुलर इंटरव्यू है चिराग पासवान के साथ 1 to 1, जिसमें मैंने सीधा सवाल चिराग पासवान से पूछा था। उन्होंने कहा कि उनको 45-50 सीट चाहिए थी बीजेपी से, बीजेपी 15 से ऊपर देने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो बीजेपी से अलग हुए। बात सीधी यही थी, जिसको नाम नीतीश कुमार ने चिराग मॉडल का दिया। दरअसल चिराग नहीं चाहते थे कि खुलकर वो मोदी के खिलाफ उठाए, और जितनी चीजें उनको चाहिए थी वो बीजेपी एनडीए में मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने एक अपने माइंडसेट से या अपने सोच के हिसाब से अलग तरह की राजनीति की। इसमें बहुत ज्यादा बीजेपी का रोल नहीं था, जो चिराग पासवान ने मुझे खुद बातचीत में बताया था। और उस बातचीत में ये भी खुलासा हुआ कि अपने 2020 के कैंपेन में जितनी, पता नहीं चिराग पासवान ने कितनी मदद की, लेकिन आरजेडी के अहम सीटों पर चिराग ने कैंडिडेट दिया, या देकर या ना देकर आरजेडी की भी मदद की है 2020 में। नहीं, बिल्कुल की है। और देखिए नीतीश कुमार तो ये कहेंगे ना कि भाई इनकी वजह से, वजह तो कोई चाहिए। अगर जो चिराग ने कहा, अगर इसको अक्षर से मान लिया जाए, क्योंकि राजनीति में कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है, लेकिन फिर भी अगर मान ले कि नीतीश
कुमार ने जो आपसे बात कही थी यही 100% सही थी, लेकिन नीतीश कुमार तो ये कहेंगे ना कि चिराग की वजह से हमें नुकसान हुआ। हम ये क्यों कहेंगे कि हम थर्ड पार्टी अपनी नीतियों की वजह से बन गए? और क्रेडिट चिराग लेंगे, दोनों का फायदा है। इस चिराग मॉडल से दोनों का फायदा है, क्योंकि 2020 में चिराग की उपलब्धि यही है कि उन्होंने जेडीयू का नुकसान किया, नीतीश कुमार का नुकसान किया। तो नतीजों को अपने हिसाब से एनालिसिस करने का पैटर्न तो पॉलिटिकल पार्टी का रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस नीतीश के हलचल के बाद या जेडीयू में हलचल के बाद होता क्या है। इस पर नजरें हमारी टिकी हुई है। आलोक जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।